जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट का वो हीरो है जिसे भारत में विलन समझा जाता है। इंडिया टुडे के डिप्टी एडिटर लिखते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर भारतीयों के लिए सुपरमैन की हैसियत रखता है तो मियांदाद की हैसियत उस सुपरमैन के विलन जैसी है। मियांदाद उन चंद लोगों में से एक है जिसके शानदार कैरियर की इमारत भारतीयों की बर्बादी पर खड़ी है। 1986 में शारजाह के क्रिकेट ग्राउंड के तारीखी लम्हात आज भी दुनिया को याद हैं, जब जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जीत पाकिस्तान के नाम कर दी और दूसरी जानिब भारतीय टीम समेत पूरा भारत इस छक्के की वजह से शदीद सदमे से दो चार हो गया। जिस कदर पाकिस्तानियों की खुशी काबिल दीद थी, उसी कदर भारतीयों का सदमा देखे जाने के काबिल था। मियांदाद का छक्का भारतीयों को इस कदर नफरत आमेज लगा कि कई भारतीय फिल्मों में विलन का नाम मियांदाद पर रखा गया। धर्मेंद्र और रत्ती अग्निहोत्री की फिल्म हुकूमत 1987 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार का नाम भी मियांदाद के नाम पर रखा गया। जब भी फिल्म के पर्दे पर धर्मेंद्र जावेद को ललकारता, सिनेमा में मौजूद फिल्म बीन जोर जोर से तालियां बजाते और खुशी का इजहार करते। मियांदाद ने जनवरी 2005 को ये खबर आम करके भारतीयों के लिए एक और धमाका कर दिया कि उसके बेटे जुनैद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी मारुख से होने जा रही है। बादशाह एक इंटरव्यू में जावेद मियांदाद ने कहा था कि इस शादी का फैसला उनकी अहलिया जुबीन जरीन और दाऊद इब्राहिम की अहलिया महजबीन ने किया है। दोनों माओं ने अपने बच्चों की ख्वाहिशात के एहतराम में यह फैसला किया था, जो कि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। ये शादी दुबई में 23 जुलाई 2005 को होना तय पाई। शादी का ऐलान होना था कि IB फौरन हरकत में आ गई। उन्हें हर हाल में इस बात का पता लगाना था कि इस शादी में दाऊद इब्राहिम की शिरकत कब और कैसे होगी। दाऊद इब्राहिम की शिरकत के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात उनके लिए आखिरी मौके की हैसियत रखती थी। दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी थी और उसका आना यकीनी था, इसलिए भारतीय एजेंसियों ने सोचा कि दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी का इतना बावसूक अंदाजा वो फिर कभी नहीं लगा सकेंगे। अगर ये मौका जाया हो जाता तो IB को उनकी हुकूमत और कौम कभी माफ न करती। दुल्हा और दुल्हन का निकाह 9 जुलाई को मक्कतुल मुअज़्ज़मा में हो चुका था और बाकी तकरीब दुबई के ग्रैंड हयात में होना तय पाई थी। दुबई में होने वाला ये वलीमा इंतहाई अहम था। शाहिदीन और भारतीय एजेंसियों के अहलकारों के मुताबिक ये वलीमा ऐसी तकरीब थी जिस पर दुनिया की हर एजेंसी अलर्ट थी। दुनिया भर की तमाम एजेंसियों ने इस तकरीब पर नजर रखी हुई थी। देखने वालों को यूं महसूस हो रहा था कि दुनिया की खुफिया एजेंसियों का कोई मेला दुबई के शहर में सजाया गया हो। CIA के एजेंट्स अपने मखसूस अंदाज में वलीमे के इर्द गिर्द के मकामात पर पोजीशन संभाले हुए थे। इसी तरह MI6 के खुफिया अहलकार भी होटल के अंदर और आसपास मौजूद थे। उनके साथ मोसाद के अहलकार भी वहां मौजूद थे। इसी तरह रॉ, मोसाद, IB और CIA के बेशुमार अहलकार इंतहाई खुफिया अंदाज से वहां मौजूद थे। एजेंसियों के तमाम अहलकार होटल के अंदर ड्राइवरों, चपड़ासियों, वेटरों और मीडिया के नुमाइंदों के भेस में मौजूद थे। दुबई में इससे पहले भी कई शानदार शादियां हो चुकी थी, लेकिन कोई शादी कभी इस कदर आलमी तवज्जो का मरकज नहीं बनी थी। भारत ने दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक किसी न किसी तरह अलकायदा से जोड़कर अमरीकी CIA को भी वहां आने पर मजबूर कर दिया था। MI6 के अहलकार वहां इस चक्कर में मौजूद थे कि शायद उन्हें वहां से 7 जुलाई 2005 को लंदन शहर में होने वाले धमाकों का सुराग मिल जाए। रॉ और मोसाद की दिलचस्पी अलबत्ता दाऊद इब्राहिम की जात तक महदूद थी। भारतीय हुकूमत को एक बात का तो बखूबी अंदाजा हो गया था कि अगर दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी का पता लगा भी लिया जाए तो ये मुमकिन न होगा कि दुबई की हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि दाऊद इब्राहिम को भारत भेजने पर मजबूर किया जाए। इसलिए भारत के पास एक ही रास्ता बचा था कि दाऊद इब्राहिम का सुराग लगते ही उसे सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। लेकिन दियारे खैर में इस काम को इस एहतियात से करना जरूरी था कि बाद में भारत किसी मुश्किल में न पड़ जाए। भारतीय IB हरगिज इस मूड में न थी कि इस काम के लिए अपने बंदे भेजती। उन्हें जो भी मंसूबा बनाना था उसमें इस बात का अजहद ख्याल रखना जरूरी था कि वक्त पड़ने पर भारत किसी भी कार्रवाई से साफ साफ मुकर सके। इसलिए IB किसी किराए के कातिल की तलाश में थी, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि भांडा फूटने की सूरत में भारत को जग हसाई का सामना करना होगा। एक सीनियर अफसर ने कहा, छक्का लग गया। तमाम अफसरान सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखने लगे। इस पर उस अफसर ने उनसे कहा, अब तक जहां हम कानून के जरिए नहीं पहुंच पाए वहां हमने छोटा राजन से मदद ली है, लिहाजा इस मर्तबा उसे ऐसा काम क्यों न दें जिसे करने में उसे मजा भी आ जाए। सीनियर अफसर टहलता हुआ खिड़की की जानिब गया, वहां रुका और सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर कहने लगा, शोले का फैशन कभी खत्म नहीं हो सकता। इस बात पर कमरे में मौजूद तमाम अफसरान ने एक जोरदार कहकहा लगाया। एक अफसर ने पूछा, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह कौन बनेगा? सीनियर अफसर ने जवाब दिया, वही बनेगा जो वाकयतन बलदेव सिंह ही हो। ये कहते हुए उस अफसर ने अपनी सिगरेट एड़ी के नीचे रगड़ना
करना शुरू कर दी। बाकी अफसरान काफी देर तक सीनियर अफसर की जानिब देखते रहे। उसके बाद उनकी आंखें चार हुई तो गोया उन सब के जहन में खुद ब खुद एक ही ख्याल उमड़ आया। उन्होंने सोचा कि बलदेव सिंह का किरदार आईबी का कोई रिटायर्ड अफसर ही बखूबी अंजाम दे सकेगा। उन्हें किसी ऐसे अफसर की तलाश थी जिसकी सर्विस का रिकॉर्ड साफ सुथरा और बहादुरी के कारनामों पर मबनी हो। आखिर ये फैसला कर लिया गया कि दाऊद इब्राहिम के कत्ल के लिए छोटा राजन के शूटर्स को ही इस्तेमाल किया जाए। इस ऑपरेशन को आईबी के एक ऐसे अफसर के जरिए मॉनिटर करवाया जाना था जो कि आईबी से रिटायर्ड हो चुका था। छोटा राजन को इस सिलसिले में पैगाम भिजवाया जा चुका था। आईबी के अफसरान जहां नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उन्हें मालूम था कि सन 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में जो हमला दाऊद इब्राहिम की जानिब से करवाया गया था, उसकी वजह से वो अब तक इंतहाई गुस्से में था और इस हजीमत का बदला लेने के लिए किसी मुनासिब मौके का बेताबी से इंतजार कर रहा था। आईबी वालों ने ये भी सोच रखा था कि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन करना सिर्फ छोटा राजन के बस की बात न हुई तो इस मकसद के लिए मजीद गैंगस्टरों की खिदमात लेने पर भी गौर किया जा सकता है। बम्बई पुलिस क्राइम ब्रांच महकमा सुराग रसानी का अफसर डिप्टी कमिश्नर धनंजय कमलाकार एक नौजवान और जोशीला अफसर था। हाल ही में उसने बम्बई शहर में मौजूद क्राइम के मजबूत नेटवर्क के खिलाफ इंतहाई कामयाब कार्रवाइयां की थी। इन कामयाबियों के बाद अब वो अपने रिकॉर्ड में चंद नए कारनामे दर्ज करवाने का ख्वाह था। कमलाकार ने अपने एहलकारों से साफ साफ कह दिया था कि वो अपने इलाके में किसी गैंगस्टर की दादागिरी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहा करता था, या तो गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे होना चाहिए या कब्रों के अंदर। क्राइम ब्रांच वालों को किसी ने मुखबरी की कि छोटा राजन के इंतहाई अहम शूटर फरीद तुनाशा और विकी मल्होत्रा भारत में वेस्ट बंगाल की जानिब से दाखिल हुए हैं। तुनाशा और मल्होत्रा काफी अरसे से मफरूर थे और कहा जा रहा था कि जुनूब मशरकी एशिया के किसी मुल्क में वो दोनों रूपोश थे। अब जबकि वो दोनों खुद ही आ चुके थे तो क्राइम ब्रांच वाले चाहते थे कि वो जाने ना पाएं। उसके बाद क्राइम ब्रांच के एहलकार फौरन ही उनकी तलाश में निकल पड़े। तुनाशा और मल्होत्रा इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि क्राइम ब्रांच वाले उनकी हरकत सकनात पर नजर रखे हुए हैं। क्राइम ब्रांच वालों को इन दोनों के बारे में मालूमात एक ऐसा शख्स दे रहा था जो उनके सरपरस्त यानी छोटा राजन का दोस्त भी था। शुमाली भारत के चंद इलाकों का दौरा करने के बाद उन दोनों को ऊपर से हिदायत दी गई कि दिल्ली में जाकर एक शख्स से मिलें। क्राइम ब्रांच वाले तनाशा की मोबाइल सिम ट्रेस कर चुके थे और अब इस दौरान होने वाली सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। उसकी हालिया गुफ्तगू बहुत ज्यादा मशकूक मालूम होती थी। कमलाकार के सिपाही साए की मानिंद उनकी हरकत सकनात पर नजर रखे हुए थे। दरअसल आईबी वाले दाऊद इब्राहिम कत्ल मिशन की गरज से तनाशा और मल्होत्रा को जरूरी तरबियत फराहम कर रहे थे और इसी सिलसिले में उन्हें दिल्ली बुलवाया गया था। लेकिन ये बात डीसीपी कमलाकार के इल्म में न थी। डीसीपी कमलाकार ने सोचा कि दोनों गैंगस्टर दिल्ली में शायद किसी बड़े सेठ या सियासतदान के कत्ल के लिए जा रहे हैं। लिहाजा कमलाकार ने अपने सीनियर अफसरान से इजाजत ली और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम दिल्ली रवाना कर दी। मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दुबई के इलाके बर में ग्रैंड हयात एक आलीशान होटल है। 37 एकड़ अराजी पर फैला हुआ ये आलीशान होटल दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी की तकरीब के लिए इंतहाई मौजू था। ये होटल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर था। इस बात का इंदिया दिया जा रहा था कि एयरपोर्ट इस कदर करीब रखने का मकसद यही था कि वलीमे में दाऊद इब्राहिम की शिरकत यकीनी हो सके, क्योंकि अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता तो दाऊद इब्राहिम के लिए राह फरार इख्तियार करना आसान होता। बिलाखिर वो दिन करीब आने लगा। पूरी दुनिया से खुफिया एजेंसियों के अहलकारों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। चंद अहलकारों को होटल के इर्द गिर्द कहीं रिहाइश की जगह मिल गई तो चंद उसी होटल में मौजूद थे। भारत से आने वाले सहाफियों ने बहुत पहले ही होटल में बुकिंग करवा रखी थी ताकि उन्हें होटल में घूमने फिरने में कोई दुश्वारी न हो। जब वलीमे का दिन आया तो होटल चारों तरफ से मीडिया वालों के नरगे में था। एक आम आदमी को वहाँ मामूल की सिक्योरिटी नजर आ रही थी, जबकि हकीकतन वहाँ इंतहाई गैर मामूली सिक्योरिटी थी। बल्कि उस रोज ग्रैंड हयात होटल पर एक फौजी कले की सी सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात को इंतहाई खुफिया रखा गया था। हर आने जाने वाले शख्स पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी और होटल में दाखिल होने वाले अफराद की मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली जा रही थी। दिल्ली वालों के हाथ से वक्त निकलता जा रहा था। भारतीय एजेंसियां अपनी तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी में लगी हुई थी। गलती की जर्रा बराबर भी गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बम्बई डॉन दाऊद इब्राहिम ने पिछली 2 दिहाइयों से
इन एजेंसियों की नींदें हराम कर रखी थी और अब उन्हें हिसाब चुकाना था। वो दाऊद इब्राहिम को इतनी बड़ी सजा देना चाहते थे कि उसकी अपनी बेटी की शादी ही से उसकी लाश उठे। आईबी अफसरान ऑपरेशन के आखिरी मराहिल पर गौर कर रहे थे। तनाशा और मल्होत्रा को दुबई भेजने के लिए जाली दस्तावेजात बनवाई जा चुकी थी। अब उन्हें दुबई रवाना करने से कबल आखिरी ब्रीफिंग देना बाकी थी। दोनों शूटर और एक साबिका आईबी डायरेक्टर एक कमरे में मौजूद थे। तीनों अफराद के पास चंद ब्लूप्रिंट थे जिन पर ग्रैंड हयात होटल की तस्वीरें थीं। ये लोग इस बात का जायजा ले रहे थे कि ऑपरेशन कहां से किया जाएगा, कौन कौन सी जगह ऑपरेशन करने और फरार होने के लिए महफूज थी। तीनों अफराद इंतहाई बारीक बीनी के साथ मंसूबे का जायजा ले रहे थे कि इसी दौरान दरवाजा खुला और डीसीपी कमलाकार अपने साथियों समेत दाखिल हुआ। आईबी अफसर ने जब एक पुलिस अफसर को यहाँ बिला इजाजत अंदर आते देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो डीसीपी कमलाकार पर बरस पड़ा। डीसीपी कमलाकार ने इंतहाई बड़े बड़े सियासतदानों पर भी हाथ डाला था और इन सब चीजों का आदी था। उसने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो दोनों मुजरिमों तनाशा और मल्होत्रा को लेकर ही जाएगा। बिलाखिर आईबी वालों को ऊपर फोन करना पड़ा और जब बंबई से आला पुलिस हुकाम ने कमलाकार को फोन किया तो वो दोनों मुजरिमों के बगैर वापस आने पर राजी हो गया। अलबत्ता कमलाकार को इस तरह नाकाम लौटने पर बेहद मलाल था। इस तरह की सूरत हाल का पैदा होना इस बात का सबूत भी था कि मुल्क की दो इंतहाई अहम एजेंसियों के माबैन बाहमी रवाबित का इंतहाई फुकदान है। अगर आईबी वाले बंबई पुलिस को अपने इरादों से बरवक्त आगाह कर देते तो इस शर्मिंदगी से बहरहाल बचा जा सकता था। अगले दिन के अखबारात के सफ़े अव्वल पर इस खबर को जगह दी गई। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया समेत दीगर कौमी और मकामी अखबारों में भी शाया की गई। इस खबर से ये बात भी मालूम हो गई कि तनाशा और मल्होत्रा के साथ डील करने वाला रिटायर्ड आईबी अफसर अजीत दोवल था। दोवल हाल ही में बतौर आईबी चीफ रिटायर हुआ था। पंजाब में किया जाने वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार दोवल की वजह शोहरत बना था। इसके अलावा दोवल एक बहुत ही मंझा हुआ मुज़ाकरातकार भी था। उसकी इस सलाहियत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब उसने IC-814 के हाईजैकरों से कामयाब मुज़ाकरात किए थे। गालिबन वो वाहिद IPS था जिसे आला मिलिट्री अवार्ड कृति चक्र से नवाजा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाली रिपोर्ट ने पुलिस और मीडिया को हैरत में डाल दिया। बदनाम जमाना गैंगस्टर्स के साथ मिलकर इस अंदाज से किसी आईबी अफसर के काम करने की ये पहली मिसाल सामने आई थी। फिर जब मुंबई मिरर के सहाफियों ने असल कहानी जानने के लिए दोवल का मौक़िफ़ हासिल करना चाहा तो दोवल ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना बयान दिया कि मैं घर में फुटबॉल मैच देख रहा था। लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी। भारतीय हुकूमत की जानिब से दाऊद इब्राहिम को किराए के कातिलों से मरवाने का मंसूबा फाश हो चुका था। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। दावत वलीमा के लिए 500 मेहमानों को दावतनामे भेजे गए थे और पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम था। पूरा माहौल इंतहाई खूबसूरत फूलों से सजाया गया था जिनकी भीनी भीनी खुशबू 400 रची हुई थी। इस दावत की सबसे मुनफरिद बात ये थी कि आने वाले मेहमानों को भारतीय रिवायात के मुताबिक जलेबियां पेश की गई थी। जलेबियां दुबई के होटल में पहली मर्तबा लाई गई थी। बंबई में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस तकरीब में आने के लिए बेहद बेताब थे, लेकिन हुकूमत ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम की सगी बहन हसीना पारकर को भी भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया। लेकिन गुमान किया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम अपनी जिंदगी के ये हसीन तरीन लम्हात कभी भी जाया नहीं करेगा। दाऊद इब्राहिम भी वलीमे के दिन तक हर इम्कान का जायजा लेता रहा कि दावत पर जाए या न जाए। दाऊद इब्राहिम जिस दुनिया का बासी था वहाँ हर वक्त आंखें खुली रखनी होती हैं। जरा सी गफलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ जाती है। उसकी इंटेलिजेंस भी उसे तमाम हालात और वाकयात से आगाह रखे हुए थी। दाऊद इब्राहिम के साथियों ने दाऊद इब्राहिम को मुतनब्बे कर दिया था कि उसके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बाप की हैसियत से उसका अपनी बेटी की दावत वलीमा से दूर रहना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम को आईबी के मंसूबों का इल्म हो चुका था और वो खुद भी महसूस कर रहा था कि उसका वलीमे में जाना इंतहाई खतरनाक है। दाऊद इब्राहिम निकाह और दीगर तकरीबात में तो मौजूद रहा, लेकिन उसने दिल पर पत्थर रख कर बिलाखिर फैसला कर लिया कि वो दावत वलीमा में शिरकत नहीं करेगा। अलबत्ता दाऊद इब्राहिम के गम को कम करने और उसकी शिरकत को मुमकिन बनाने के लिए ये इंतजाम किया गया था कि वो तकरीब के तमाम मनाजिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिए देख रहा था। दाऊद इब्राहिम को मनाजिर दिखाने के लिए खुफिया कैमरे होटल के हर कोने में नस्ब किए गए थे। एक जानिब तो इन कैमरों की मदद से दाऊद इब्राहिम ने तकरीब में आधी शिरकत कर ली थी, जबकि दूसरी जानिब दाऊद इब्राहिम आने वाले मेहमानों पर इंतहाई बारीक बीनी से नजर भी रखे हुए था। वो देखना चाहता था कि किसके अज़ाइम क्या हैं,
कौन उसे मुबारकबाद देने आया है और कौन उसे कत्ल होता देखने आया है। कैमरे की नजर ने हर एक के अजाइम को बखूबी ताड़ लिया। जावेद मियांदाद आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। जब कोई उनसे दाऊद इब्राहिम की आमद के बारे में पूछता तो जावेद मियांदाद सिर्फ इतना कहते, सब आए हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।